Hello everyone and welcome to my channel at News English. Today we are going to learn about the basic of sentences. से पहले एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो वहां पर और फिर ऑल पे कीजिएगा ताकि आपको हमेशा मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहे जब भी वीडियो अपलोड हो। तो जब बात इंग्लिश में बेसिक्स की आती है, देखो टेंस सीखने से पहले कई लोगों का सर सीधा जो है टेंस का वीडियो बनाई, लेकिन पहले मैं कहूँगा आपको सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आखिर कोई भी सेंटेंस जो होता है वो बनता कैसे है। हिंदी में तो जैसे कोई भी बच्चा स्कूल जाता है तो एकदम करेक्ट सेंटेंस बोलता है। सेंटेंस क्या होगा? अब कोई ऐसे बोल रहा है पीना है पानी मुझे, मान लो ये कह रहा है ऐसे, पीना है पानी मुझे। अर्थ आपको समझ में आ रहा है, लेकिन क्या ये वाक्य सही है? वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अगर हम इसकी बात करेंगे तो क्या होगा कि मुझे पानी पीना है। इसमें अर्थ जिस अर्थ में आप बोलते हैं उसी अर्थ में वाक्य बोला जाए और सामने वाले को समझ में आए, उसी को वाक्य कहा जाएगा। ग्रामर की दृष्टि से सब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे हो, कर्ता जिसको बोलते हैं, क्रिया क्रिया की जगह पे हो, तो उसी को जो है हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलते हैं। जैसे इसके अंदर अब आप देखिए इंग्लिश की जब बात आती है तो उसमें कोई भी जो दुनिया के जितने भी लैंग्वेजेस हैं वो लगभग दो पैटर्न फॉलो करते हैं और कहीं कोई अननोन हमें नहीं जानकारी हो तो कुछ और भी तरीके हो सकते हैं। लेकिन जैसे अगर बात करें इंग्लिश की, तो इसका जो पैटर्न चलता है वो चलता है, सबसे पहले आता है जो सिंपल सेंटेंसेस, जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस की मैं बात कर रहा हूँ। अभी आएगी कि कौन से होते हैं। सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इसमें भी इंग्लिश के अंदर दो चीजें होती है। एक तो होती है हमारे पास में HV, शॉर्ट लिख रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब्स या मॉडल वर्ब्स होती है। और इसके बाद में होती है मेन वर्ब, यानी जो वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है उससे मेन वर्ब्स बनती हैं। और सबसे लास्ट में इसमें आ जाते हैं ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, जो भी हो वो सारे। जरूरी नहीं कि सभी में ऑब्जेक्ट्स हो ही हो। अब मान लो जैसे कोई एक एग्जांपल लेते हैं कि ही इज प्लेइंग ही इज प्लेइंग फुटबॉल। अब यहाँ जो स्ट्रक्चर है इसको समझिए। ये जैसे मकान बनता है ना, सीमेंट ईंट बजरी पत्थर सब चाहिए जो स्ट्रक्चर पूरा बनाने के लिए, तो ये सब वो है। इसको समझ जाओगे तो अपने आप सब चीजें आपको समझ में आती जाएगी। अब ये क्या हो गया, जो काम करने वाला सब्जेक्ट जो है वो सबसे पहले आ गया। फिर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, मैंने आपको दो चीजें बताई। सिंपल सेंटेंसेस जो भी होंगे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। तो ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये हमारे पास में मेन वर्ब आ गई जो प्ले की, प्ले प्लेड प्लेइंग, इस तरीके से जो फॉर्म्स बनती है। और पीछे जो है हमारे पास में क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। तो अब इसी को अगर हम हिंदी में लिखें, इसी वाक्य को अगर हम हिंदी में लिखें तो हिंदी का क्या स्ट्रक्चर होता है। जैसे मान लो पहले हम हिंदी में इसका ही इज प्लेइंग फुटबॉल का करते हैं, तो ही को क्या बोलते हैं, वह क्या खेल रहा है भाई, फुटबॉल। वह फुटबॉल खेल रहा है। तो यहाँ पे अब इसका स्ट्रक्चर देखो, इसमें भी वह पहले आ रहा है, इसमें भी ही पहले आ रहा है। तो इसका मतलब हिंदी में भी सबसे पहले क्या आ रहा है हमारे पास में, सब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ और हिंदी में सब्जेक्ट को कहा जाता है कर्ता, यानी काम करने वाला। अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ था, सबसे पीछे। हिंदी में कहाँ आ गया, जस्ट सब्जेक्ट के बाद में, ये यहाँ पर आ गया ऑब्जेक्ट, जिसको हिंदी में कहा जाता है कर्म। और फिर लास्ट में जो है, जो क्रिया खेल रहा है, ये पीछे पूरा आ रहा है, जिससे हमें पूरे वाक्य के पता चल रहा है। तो जो क्रिया है वो, यानी जिसको वर्ब कहते हैं, वो कहाँ आ गई, सबसे पीछे। तो क्रियाएं हिंदी के अंदर जो है वो पीछे जाती है। बस अब आपको क्या ट्रांसलेशन करना है तो क्या ध्यान रखना है कि आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है कि कर्ता कहाँ पे है, वर्ब कहाँ पे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। इंग्लिश टू हिंदी जब भी आप बात करेंगे तो यानी कि जो इंग्लिश में सबसे पीछे, जैसे ही इज रीडिंग अ बुक, तो बुक सबसे पीछे है, तो हिंदी में क्या बोलेंगे, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे अब ये देखिए, जो इज और प्लेइंग, इज के लिए यहाँ पे क्या आ गया, ये रहा है आ गया पीछे, है ना। और प्लेइंग, ये प्ले से बना खेल, और रहा है, जब भी आईएनजी आ रहा है तो रहा रहे रही, इस तरह की चीजें आती है। कई सारे मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं कि इसके चक्कर में मत पड़ो,
देखो जो बेसिक जो बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं ना, उनको इन चीज़ों को थोड़ा समझना ज़रूरी होता है। पहले आपको बेसिक इम्प्रूव कीजिए और फिर आप बार-बार इंग्लिश को पढ़िए, देखिए, सुनिए, आपको नहीं समझ में आएगी, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा तब आपको सब अपने आप इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको उसको सीखने के लिए उस इस समुद्र में उतरना ही पड़ेगा। तैरना सीखना है तो बाहर खड़े-खड़े नहीं सीख पाओगे। आपको स्विमिंग पूल में, नदी में, समंदर में उसके अंदर छलांग लगाएँगे तभी हम सीखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना सीखे, कोई ट्रेनर होना चाहिए उसके साथ में। तो ऐसे ही इंग्लिश के लिए आपको ज़रूरी है कि पहले अपना बेसिक इम्प्रूव करें हम। तो इंग्लिश में जब सेंटेंसेस की बात आती है तो मैंने अभी आपको बोला 3 चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो पहली जो चीज़ है हमारे सामने वो है इंग्लिश के सेंटेंसेस में। अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर्स को मैं इंग्लिश का लिखता हूँ, तो ये क्या था? सब्जेक्ट। उसके बाद में क्या है हमारे पास में? वर्ब और उसके बाद में क्या है? ऑब्जेक्ट। इन तीनों का एक अलग पूरा वीडियो मैं कंप्लीट बनाऊँगा। आज अभी मैं सिर्फ सेंटेंसेस पे बात करने वाला हूँ, इसलिए हम अभी इसको बस एक यहाँ पे ऊपर तरीके से थोड़ा-सा आप समझ जाइए। जो सब्जेक्ट जो होता है वो इंग्लिश में हमेशा सेंटेंस में स्टार्टिंग में आ रहा है। कब कहाँ पीछे आता है बस वो थोड़ा-सा ध्यान रखना है। सिर्फ प्रश्नवाचक वाक्यों में जो सब्जेक्ट है वो हेल्पिंग वर्ब के पहले आ जाता है। वर्ब में मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी। एक तो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, एचवी कहा जाता है और एक होती है मॉडल वर्ब्स या इनको ऑक्सिलरीज भी कहते हैं। जैसे कैन, कुड, मे वगैरह जो है और मेन वर्ब जो होती है, जिनकी फॉर्म्स चेंज होती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म वो। तो सब्जेक्ट को मैंने अभी आपको बताया था कि हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है कर्ता अर्थात डूअर, इंग्लिश में डूअर भी कहते हैं। हिंदी में एक और नाम है काम करने वाला। तो ये तो हमारे पास में हो गए सब्जेक्ट। अब आ जाओ वर्ब। वर्ब को हिंदी में कहा जाता है क्रिया। खूब परिभाषाएं लोग खूब रटते हैं, लेकिन जब पूछे ना बेसिकली क्या होती है, क्रिया का मतलब है सिंपल सा कि काम क्या हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है। अगर इंग्लिश में आप बात करो, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे पढ़ाना, टीचिंग है ना, हिंदी में पढ़ाना, तो मैं अभी टीचिंग कर रहा हूँ, तो ये जो है आपकी होगी वर्ब। आप लोग सुन रहे हैं, लिसनिंग हो गई। तो ये सारे के सारे जो है हमारी वर्ब्स होती हैं। खूब सारे काम करते हैं हम, सुनना, पढ़ना, तो ये तो है वर्ब्स। क्रिया के अंदर 2 चीज़ें होती है। एक तो कार्य का करना या होना, 2 चीज़ें हम बात करते हैं। करना और एक होता है होना। होने से क्या मतलब है? होने से मतलब है जैसे एक ने कहा, मैं भई क्या हूँ? मैं कहता हूँ आई एम अ टीचर। यहाँ पे मैंने बोला आई एम अ टीचर, तो मैं क्या हूँ? एक टीचर। आप क्या हो? एक स्टूडेंट। यू आर ए स्टूडेंट अगर आपका यहाँ पे एग्ज़ाम्पल आएगा। तो वो जो आर वगैरह ये आ रही है, ये यहाँ पे देखो कोई बेस ऐसा नहीं है कि भई एम का आप एमिंग कर दोगे या मेन इसकी फॉर्म्स। तो ये जो इज़ आर एम आ रहा है, वॉज़ वर आ रहा है, जितने भी जिनको हेल्पिंग वर्ब्स या लिंकिंग वर्ब्स कहा जाता है, ये सब होने का भाव नहीं। ये क्या है, आप जिस पे फ़ोन पे देख रहे हो तो ये मोबाइल है, क्या चीज़ें हैं? तो ये सारी चीज़ें होना, जो चीज़ें बताती हैं उनको डिटेल में और आगे बताएँगे जो अपना अलग वीडियो होगा। भी एक नॉर्मल आप समझ जाइए कि इंग्लिश में सबसे पहले कर्ता यानी काम करने वाला होता है। अब जैसे वहाँ पे कहा कि दे आर प्लेइंग क्रिकेट, कौन खेल रहे हैं? दे आर प्लेइंग, अभी इतना ही लिखते हैं, जगह इतनी है। तो यहाँ पे कौन खेल रहे हैं? वे। तो ये वे कौन हो गए? सब्जेक्ट हो गए, ठीक है ना? वे क्या हो गए? सब। अब आ जाओ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को इस तरीके से समझे कि कर्म, अब जो कर्ता द्वारा जो क्रिया की जा रही है, वो किससे कनेक्टेड, जो काम है उसका उसका किस पर प्रभाव पड़ रहा है। और नहीं तो सिंपल सा तरीका है, एग्जाम्स में, कॉम्पिटिशन्स में कई जगह आते हैं कि कैसे पता करें। तो एक ट्रिक है, कई काफी जगह काम भी आती है और कई जगह नहीं भी आती होगी। लेकिन इसका एक तरीका होता है कि आप क्वेश्चन कीजिए वर्ब के साथ में। ये जो वर्ब है, जो क्रिया आ रही है, उसके साथ में आपको एक क्वेश्चन करना है, क्या या किसे कहते हैं। एक ही वाक्य में ऑब्जेक्ट जो है ना, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, भी नहीं भी हो सकता। ऑब्जेक्ट कोई जरूरी नहीं है कि हर वाक्य में हो ही हो। ये हमारे जो है, इसको ऑब्जेक्ट को हिंदी में हम लोग कहते हैं कर्म। कर्ता द्वारा किए गए काम का जिस पर प्रभाव पड़े। मान लो हमने कहा मैंने 2 रोटी खाई, या मैंने एक सेब खाया, ठीक है। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? खाया पास्ट टेंस में, इसलिए आई एट एन आई एट एन एप्पल। आई मैंने खाया, क्या खाया?
काम क्या हुआ? खाने का। खाया क्या मैंने? एप्पल। असर कैसे हुआ? भई पूरा साबुत सेब था, आपने चबा-चबा के पूरा खत्म कर लिया। जो बेचारा बाहर था उसके सिर्फ बीज और बीज के डंठल ही बचे, बाकी आप सब। यहाँ पे अगर कहीं मैं दे आर प्लेइंग लिखा है, इसके आगे अगर मैं फुटबॉल लिख देता हूँ, क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल। तो फुटबॉल बेचारी को लात मार रहे हैं, उस पर असर पड़ रहा है, क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन अगर इसी को मैं बोलूँ दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, तो भाई ग्राउंड वहीं पड़ा है, ग्राउंड पे कोई ग्राउंड के साथ नहीं खेल रहे हो, आप फुटबॉल से खेल रहे हो। तो यहाँ पे फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो जाएगी और यहाँ पे हमारे पास में जो है ये एप्पल क्या है, ये हो जाएगी और ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और इसमें ये मैंने ये बताया था, बाकी ये टीचिंग है। यहाँ पे अगर आप वर्ब फाइंड आउट करो तो ये रही, ये हमारे पास में मेन वर्ब है और इसके मेन वर्ब के पहले हमेशा क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। अभी आगे सेंटेंसेस के जो टाइप्स में लिखा रहा हूँ, उसको आप थोड़ा-सा देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ अब हम जो स्ट्रक्चर्स की जो मैं बात करें सेंटेंसेस के अंदर, देखो बहुत सारे होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, ऑप्टेटिव, इम्पेरेटिव। अभी टेंस के हिसाब से मैं सिर्फ 4 जो बेसिक सेंटेंसेस होते हैं, पहले मैं सिर्फ उन्हीं की बात करूँगा, जो आपको टेंस पढ़ते हुए काफ़ी काम आएँगे। और इसको बहुत अच्छे से ईज़िली आप समझिए इसको, सब जगह इसके अलग-अलग नाम है, कहीं पर आपको इसको अफर्मेटिव नाम मिलेगा, कहीं इसके लिए आपको असर्टिव नाम मिलेगा, कुछ लोग इसको सिंपल भी कहते हैं। तो हिंदी में सिंपल सा मतलब है इसका स्वीकार करते हैं, जिस चीज़ को आप स्वीकार कर रहे हो, यस कर रहे हो, स्वीकारात्मक वाक्य। हिंदी में क्या कहते हैं? स्वीकारात्मक वाक्य कहा जाता है, ठीक है? याद रखिएगा। तब मैं हाँ, मैं स्कूल जाता हूँ, हाँ भी जाता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं वहाँ रहता हूँ, ये सारे स्वीकार कर दिए। तो जिसमें सब में आप मना नहीं कर रहे हो कुछ भी, वो सारे के सारे अफ़र्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं और सिंपल सा इसका जो स्ट्रक्चर है, अब मैं सब्जेक्ट के लिए सिर्फ एस लिखूँगा। तो याद रखिएगा एस, सब्जेक्ट प्लस अब वर्ब में मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी। ज़रूरी नहीं कि सब जगह आपको हेल्पिंग वर्ब मिले, पर अपने यहाँ पे लिख लीजिए हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस लास्ट में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो भी आए वो पीछे आ जाएगा। अब आ जाओ एफर्मेटिव का, ये देखो एफर्मेटिव या साधारण वाक्य भी कहते हैं इनको। स्वीकारात्मक या सकारात्मक, हिंदी में एक और शब्द है इसके लिए, आप इसको सकारात्मक मतलब जो पॉजिटिव हो, सकारात्मक भी कहा जाता है। ये पूरा जो है इसका, ये हमारे हो गया इसका एफर्मेटिव। अब आ जाओ सेकंड जो है वो होता है हमारे पास में नेगेटिव सेंटेंसेस का। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से? सिंपल सा है नेगेटिव, यानी पहले क्या आ रहा है एन, इसमें ना दे दो। क्या दे दें? ना। तो ना वाले वाक्यों को हिंदी में कहा जाता है नकारात्मक। कैसे वाक्य हो गए ये? नकारात्मक वाक्य हो गए जिसमें तो इंग्लिश में ना देने के लिए नो और नॉट का प्रयोग होता है। अब ये चीज बिल्कुल देखो, अब आप इस एक स्ट्रक्चर को दिमाग में फिट कर लोगे ना तो सारा काम हो जाएगा। इसको आप अच्छे से बस याद रखो। देखो इसमें भी पहले सब्जेक्ट आ रहा है तो इसके अंदर भी पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब, नॉट का जो यूज है वो हमेशा, कुछ लोग बताते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद, इसको ऐसे याद रखो कि मेन वर्ब के पहले, क्योंकि इंटेरोगेटिव में थोड़ा सा फॉर्मूला जो है ना वो चेंज हो जाता है। नॉट प्लस यहाँ पे क्या आ गई हमारे पास में? मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो नॉट का आ रहा है हेल्पिंग वर्ब, और तो इसको फिट कर लो दिमाग में कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगाने से क्या बन जाएंगे हमारे? नेगेटिव सेंटेंसेस। अब आ जाओ आप, तीसरा जो टाइप होता है हमारे पास में वो होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या बोलेंगे? इंटेरोगेटिव। कई लोगों से मैंने सुना है इंट्रो बोलते हैं, बहुत बहुत ही गलत प्रोनाउंसिएशन है वो। जो तीसरा जो टाइप की मैं बात कर रहा हूँ वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जो इनको हिंदी में सिंपल सा कहा जाता है प्रश्नवाची। आप लोग पूछते नहीं, हम बताते रहते हैं, और एक प्रश्न करने वाले वो बच्चे होते हैं जिनका दिमाग वास्तव में तेज चल रहा है। क्वेश्चन इंटरव्यू, हमारे पेरेंट्स भी बहुत बोलते रहते हैं, भाई पढ़ाई कर लो है, कब उठोगे, कब जाओगे, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं वो सारे इंटेरोगेटिव। सिंपल सा याद रखिए, नेगेटिव में क्या आता है? नेगेटिव में आएगा नॉट। इंटेरोगेटिव में क्या नजर आएगा आपको पीछे? प्रश्न चिन्ह, ठीक है ना, ये क्वेश्चन मार्क आपको नजर आएगा। अब यहाँ सारी चेंजेस हो जाएंगे, तो इसको अच्छे से आप देख लीजिए, इसलिए इसके लिए मैं आपके यूज करता हूँ कलर अलग, ताकि थोड़ा सा आपको यहाँ पता चले कि फर्क। यहाँ पे किसका यूज हुआ था हमारे पास में? नॉट। यहाँ पे बारी आती है, देखो क्वेश्चंस दो तरीके से स्टार्ट होते हैं। एक तो होते हैं यस नो टाइप, हाँ ना वाले, जिसमें जैसे मैंने कहा भाई क्या तुम स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल? तो आप बोले यस या नो, यस आई गो टू स्कूल। या फिर कोई बोले तुम कहाँ जाते हो?
तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो या तो W से स्टार्ट होंगे या किससे स्टार्ट होंगे, H से। व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ मेनी, हाउ मच, सारे के सारे। तो WH आ सकता है शुरू में, या सीधे किससे स्टार्ट हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब से। तो अब यहाँ पे जो फर्क है वो ये याद है कि आपका ये जो सब्जेक्ट था ना, ये चला जाएगा बाद में, और ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये आ जाएगी पहले। आपको इसके बाद में क्या लगाना है, सब्जेक्ट। जब आप प्रश्नवाचक बना रहे हो, क्लास 10th के अंदर फ्रेमिंग क्वेश्चंस का टॉपिक है, तो याद रखिएगा ध्यान से कि आपके जो ये जो एफर्मेटिव जो यहाँ था, ये देखो इसमें भी आप ये क्या है, एफर्मेटिव पहले, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी और सब्जेक्ट बाद में। तो WH वर्ड पहले आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया। अब पीछे कुछ चेंजेस नहीं। तो ये तो नेगेटिव था, ये नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है इसलिए आपको नॉट नहीं लगाना। अब जो पीछे वाला है ना, इसको कॉपी करके, है ना, यहीं से नकल मारने में तो काफी लोग उस्ताद होते हैं। तो ये देखा यहाँ से, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब आपको एक चीज दिमाग में हमेशा रखनी है कि ये जो सब्जेक्ट है ये हमेशा क्वेश्चंस के अंदर इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद, जो हेल्पिंग वर्ब भी देखो, जब तक उत्तर दे रहे थे, मना कर रहे थे, तो सब्जेक्ट सबसे आगे, बदमाश बच्चे की तरह अपनी सीट चेंज। जैसे ही प्रश्न पूछने की बारी, भैया क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो हेल्पिंग वर्ब को बेचारी को आगे भेज दिया और सब्जेक्ट खुद भाग के पीछे चला गया। फर्स्ट रो में कौन आ गई, हेल्पिंग वर्ब, और सब्जेक्ट पीछे। तो प्रश्न की बारी आते ही हेल्पिंग वर्ब हमेशा आगे और सब्जेक्ट पीछे, ये ध्यान आपको रखना है। अगला जो टाइप है हमारे पास में वो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो यहाँ पे भी लंबी जगह हो जाएगी, इसलिए मैं इंटेरोगेटिव के लिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ, INT, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। हिंदी में कहते हैं इसको नकारात्मक प्रश्नवाचक या प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ठीक है, हिंदी वाला अब छोड़ देते हैं, मैंने प्रश्नवाचक तो है ही, ये बता देता हूं मैं आपको यहाँ पे, प्रश्नवाचक नकारात्मक। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव से क्या मतलब हुआ, जिसके अंदर नॉट भी आए और उसके साथ में क्या है, प्रश्नवाचक। ठीक है, ये याद रखिएगा, नॉट भी होना। इसमें नॉट है क्या, इसमें कहीं भी आपको नॉट नहीं मिल रहा है इसके अंदर। तो अब जो हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे, देखो इन दोनों से मिला के बनाना, ये और ये। पहले तो इंटेरोगेटिव का ही फॉर्मूला देख लीजिए, इसमें क्या आ रहा है, पहले WH प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे ये देखिए, सबसे पहले तो आपको लिखना ही है प्रश्नवाचक का क्या आ जाएगा, WH या फिर हेल्पिंग वर्ब, ये दोनों। अगर WH या हेल्पिंग वर्ब, WH आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब भी आएगा, ये याद रखिएगा बच्चे, इन दोनों में से किसी से भी सेंटेंस हो, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हमेशा WH के बाद आती है। इसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसी को देखो अभी, सब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या लिखा है, नकारात्मक होना, नॉट बनाना है, तो इसका मतलब आप यहीं से देख करके क्या लगाएंगे, इसके पीछे क्या है, ये नॉट। इसके बाद में क्या है हमारे पास में, ये यहाँ पर हमारे पास में मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये हो गए चारों स्ट्रक्चर। आप इनको अच्छे से अगर देखेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। शॉर्ट में ही लिख रहा हूं मैं, एफर्मेटिव यानी कि सिंपल सेंटेंस जिसको कहते हैं। तो उसमें हमारा क्या स्ट्रक्चर था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, अब कोई इसका सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे दे आर प्लेइंग क्रिकेट, है ना, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अब इसी का हम बनाते हैं नेगेटिव। क्या फॉर्मूला था, दिमाग में फिट कीजिए, देखिए यहाँ पे क्या आया हुआ है, नेगेटिव में क्या आता है, नॉट आता है, तो सब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा। सबसे पहले लिखिए सब्जेक्ट, फिर लिखिए हेल्पिंग वर्ब, कहाँ पे आएगी नॉट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, फिर आ जाएगी मेन वर्ब, और फिर वापस आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब इसी को कॉपी कीजिए, ठीक है, इसी से दे, सब्जेक्ट के लिए क्या आ जाएगा, दे, वर्ब हेल्पिंग वर्ब के लिए क्या आ जाएगा, आर, प्लस, अब इसके बीच में यहाँ पे कुछ नहीं था ना, तो यहाँ नॉट लगाना है। क्या लगाना है, नॉट, नेगेटिव के अंदर आता है नॉट। अब बनाओ इंटेरोगेटिव, इसका क्या था इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला, या तो आएगा WH वर्ड, है ना, या तो WH वर्ड आप लगा लीजिए सबसे पहले अगर आ रहा है तो, और नहीं तो क्या आ जाएगी सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट। अब ये दोनों एक्सचेंज जाएंगे, ये आ जाएगा पहले और ये चला जाएगा बाद में, है ना। हेल्पिंग वर्ब के बाद में यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट प्लस, अभी नॉट नहीं है, नेगेटिव वाला नहीं है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या करना है,
भाई हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आओ, ये आर है ना तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ए आर ई आर, फिर दे को पीछे ले आओ आर। अब दे का टी क्या है, यहाँ पे कैपिटल था, यहाँ पे स्मॉल हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत में जब लेटर आता है या किसी का नाम हो तो ही कैपिटल लेटर यूज करना है, बहुत गलतियां करते हैं। आर दे, अब ये नॉट हमको लिखना नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखा हो, आर दे प्लेइंग क्रिकेट। सिंपल सा हो गया। अब इसी इंटेरोगेटिव को हम बनाते हैं नेगेटिव। क्या फॉर्मूला था, ये सेम सेम का सेम मारो, बस एक अंदर क्या लगाना है हमको, नॉट लगाना है। हेल्पिंग वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब है ना, डब्ल्यू एच आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, प्लस सब्जेक्ट नॉट कहाँ पे आ रहा है, मेन वर्ब के पहले, ऐसे याद रखिए, प्लस नॉट, वापस से एक बार क्या रिपीटिशन हो जाएगा, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव आप खुद बनाएंगे कि नॉट कहाँ पे लगाना। तो इस तरीके से क्या होगा, आपके लिए बहुत ही इजी रहेंगे। अगर आप इस बेसिक्स को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए कभी कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। अब आप फॉर्मूला काम में लेते हुए कोई भी सेंटेंस उठाएं, जैसे मान लो मैं अब सबसे पहले ले लेता हूँ कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं, ठीक है। जैसे ये इंटेरोगेटिव है, इज ही प्लेइंग, is he playing in the is he playing in the ground। अब आपको इसको क्या बनाना है, एफर्मेटिव बनाना है। ये कौन सा है, इंटेरोगेटिव, और इसको अब आप बनाइए एफर्मेटिव। कैसे बनाएंगे, क्या बताया था, सब्जेक्ट और वर्ब। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले क्या आ जाती है, हमेशा वर्ब आ जाती है, तो वर्ब आ जाती है। आप इन दोनों को क्या करेंगे, एक्सचेंज कर दीजिए, ये इधर और ये इधर, ही को आगे ले आइए। अब ही को आगे लाएंगे तो एच क्या हो जाएगा, कैपिटल। ही इज प्लेइंग इन द ग्राउंड। सिंपल सा हो गया वो। अब इज ही प्लेइंग, अगर इसके आंसर की बात करते हैं ना तब तो आता है यस ही इज प्लेइंग इन द, लेकिन अभी मैं सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंस को कि इससे कैसे बनाना है वही सीखना है। अब इसी को मैं अगर आपको बोलूं भैया नेगेटिव बनाओ, क्या करना है बताओ, कहाँ पे लगेगी नॉट, ये सिंपल सी जगह है, ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रही, ये रही हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है, मेन वर्ब। इन दोनों के बीच में क्या लगा दोगे, नॉट, बस बन गया नेगेटिव। ही इज नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड। इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाओ, ये नॉट कहाँ चला जाएगा, यही नॉट यहाँ पे आ जाएगा। इज ही नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड, ये यहाँ पे डाल दोगे, इज ही नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड, तो ये बन जाएगा आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव। बहुत सिंपल से स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझिए, उसके बाद ही हम लोग टेंस की तरफ बढ़ेंगे। और इससे पहले एक जरूरी चीज जो है, हम अगले जो वीडियो में है उस पर हम समझेंगे कि आखिर में सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट, इनको किस किस जगह पे किस तरीके से यूज किया जाता है। तो ये जो है ना, ये इंग्लिश का पूरा साथ, इन तीनों को आप पहले समझो, बेसिक अपनी अच्छी कीजिए तो आगे की इंग्लिश अपना, छोटी छोटी चीजों को समझेंगे तो बड़ी बड़ी चीजें अपने आप सही जगह पे आ जाती हैं। एक कहीं पे एग्जाम्पल था कि एक डिब्बा था, उसके अंदर जो है पत्थर बत्तर भर दिया और बोले स्पेस पूरा भरो, तो स्पेस कैसे भरा जाए, बड़े पत्थर थे, अंदर उन्होंने रेत डाली पूरी जगह घिर गई। तो वो छोटी छोटी चीजें जो थी ना वो जगहें भर देते। तो आप पहले बेसिक को अच्छे से कवर कीजिए तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो फिर थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो भी नए व्यूअर्स हैं और पुराने, आप लोगों को शेयर कीजिए, बताइए। आज बहुत सिंपल सी चीज पे मैंने काम किया है, लेकिन इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।